हम करेंगे पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत इजीली मेथड से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, पहले एक दो लाइन में सुन लो ताकि आपको यह चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। रामचंद्र शुक्ल जी यानी लेखक इस पूरे पाठ में अपने पिता के बारे में और ज्यादातर पाठ में प्रेम घन के बारे में बताते हैं। प्रेम घन कौन है? ये एक प्रख्यात साहित्यकार है, मतलब बहुत अच्छे कवि हैं। इनका पूरा नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। इनका जो उपनाम है वो है प्रेम घन। आप जैसे होता है ना, कवि दूसरे नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो प्रेम घन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका पूरा नाम मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूं, याद रख लो, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। अब इस पूरे पाठ में एक पिता के बारे में, यानी लेखक अपने बचपन की बातें याद करते हुए अपने पिता के बारे में बताते हैं, और जो जिनसे वो बहुत प्रभावित थे, यानी प्रेम घन जी के बारे में इस पूरे पाठ में जिक्र है। यानी प्रेम घन जी की विशेषताएं, प्रेम घन जी की बातें कितनी निराली हुआ करती थी, कितना मजाकिया थे वो, कितना अच्छे अच्छे व्यंग्य करा करते थे, आसपास के लोग कितने प्रभावित थे उनसे, ये सारी चीजें अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन 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 शुरू करने से पहले पहले पैराग्राफ के बारे में सुन लो, ताकि मैं लाइन बाय लाइन जब पढ़ूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले पाठ के नाम का अर्थ, प्रेम घन की छाया स्मृति। प्रेम घन आप समझ गए हैं, एक अच्छे कवि हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए प्रेम घन के नाम से। और इसके अलावा छाया स्मृति का मतलब होता है पुरानी यादें। स्मृति मतलब तो यादें ही होती है, छाया मतलब इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन सिर्फ कोई कल्पना ही नहीं, यानी जो पुरानी इमेज थी उनके मन में, वो किसकी? प्रेम घन की। किसके मन में? लेखक के मन में। लेखक के मन में कब थी? जब वो बचपन में उनसे मिले थे, थोड़े युवा हुए, बड़े हुए, तब भी उनसे वो मिले थे। तो इस तरह की जो पहले की यादें थी ना, वो याद करते हैं। इसी पर एक पाठ का नाम रख दिया। अब बात आती है पहले पैराग्राफ की। पहले पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे थे जिनको पुरानी हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, और इतना ही नहीं, वो हमें भी रामचरितमानस और इस तरह के और ग्रंथों के बारे में, किताबों के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। यानी साहित्य के प्रति बहुत लगाव था। साहित्य मतलब लिटरेचर, लिटरेचर के प्रति इतना लगाव था, हिंदी लिटरेचर के प्रति, कि वो हमें भी उसमें शामिल करते ही रहते थे। एक बात तो ये बताई है पहले पैराग्राफ में। एक और बात थी, क्या? कि जब कवि बचपन में थे ना, तो दो ऐसे प्रसिद्ध आदमी थे जिनको वो एक ही मानते थे। दोनों के नाम लगभग सेम थे, इसीलिए वो एक ही मानते थे। पहले नाम कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, है ना। इसके अलावा एक हरिश्चंद्र राजा भी हुए हैं, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से आप जानते होंगे। इन दोनों को वो एक ही मानते थे। तो ऐसा ही कुछ हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, मेरे पिताजी, एक बात और भी पता होनी चाहिए आपको कि इस पूरे पाठ में प्रेम घन जी के बारे में पूरे पाठ में 80% जिक्र है। प्रेम घन जी का पूरा नाम मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। इस नाम को 3 नामों से पुकारा जाएगा इस पाठ में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कभी कभी तो प्रेम घन जी लिखा जाएगा, कभी कभी तो चौधरी साहब लिखा जाएगा, और कभी कभी उपाध्याय लिखा जाएगा। मतलब बात एक ही है, बस आप कंफ्यूज मत होना। देखते जाइए, समझाता भी चलूंगा। देखो, मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के बहुत बड़े प्रेमी थे, यानी अच्छी लगती थी उनको। फारसी कवियों की उक्तियों, यानी फारसी जो कवि हुआ करते थे, और हिंदी कवियों की उक्तियां, यानी जो हिंदी कविताएं हैं, यानी इन दोनों का मिक्सचर। अब क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखो। हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था, मजा आता था उनको इन चीजों को करने में। वे रात को क्या करते थे? वो प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके, यानी इकट्ठा करके, बड़े चिताकर्षक यानी जो मन को अच्छी लगे, इस ढंग से पढ़ा करते थे। मजा आता था हमें। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। मतलब पिताजी को भी भारतेंदु जी बहुत अच्छे लगते थे, लेखक को भी अच्छे लगते थे। अब उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। किन्हें? भारतेंदु जी को। जब उनकी बदली, किनकी? पिताजी की बदली, जब हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। 8 साल के जब वो थे, तब उनके पिता की बदली हो गई, यानी ट्रांसफर हो गया। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना, यानी एक अच्छी भावना किसके प्रति? भारतेंदु जी के प्रति मेरे मन में जगी रहती थी, यानी मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे।
सत्य हरिश्चंद्र, नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र, यानी दोनों नाम एक हैं लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन हैं। इनमें मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी, मतलब मेरी बुद्धि तो बचपन जैसी थी ना, यानी बालक जैसी थी, तो मैं इनमें फर्क नहीं कर पाता था उस टाइम। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी, यानी ये मुझे मिली जुली जो भावना थी ना, ये मुझे एक अपूर्व मधुर भावना प्रकट करती थी, यानी मेरे मन में बहुत अच्छा भाव देती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कि एक मित्र यहां रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ये जिसके बारे में बात कर रहा था, इनका दूसरा नाम प्रेमघन भी था। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल का मतलब भारतेंदु जी के जो मित्र मंडली थी, उनके किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, उत्कंठा मतलब एक्साइटमेंट, कि मैं भी उनसे मिलूं, उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मतलब मैं अनुमान से ही आप कर सकते हो, मैं बता नहीं सकता। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई। अब अगले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, लेखक बता रहे हैं कि मैंने अपने दोस्तों को जमा कर लिया। दोस्तों को जमा करके एक पता करवाया गया, इंक्वायरी करवाई गई कि भारतेंदु जो मंडली है, यानी भारतेंदु जी के मित्र हैं, वो कहां रहते हैं, कैसे हैं, कहां मिलेंगे हमें, इस तरह की बातें वो करने लगे। और एक दिन वो प्लानिंग के अनुसार वो काम किया भी। वो क्या किया, वो एक घर में चले गए, यानी वो पता लगा लिया उन्होंने कहां रहते हैं। वो घर के बाहर इंतजार करने लगे कि कोई भारतेंदु मंडली से, खासतौर पे कौन, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, इनके बारे में बात हो रही है, तो उनकी एक झलक ही मिल जाए देखने को। वो झलक मिली भी। वो झलक कुछ इस तरह से थी जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। मतलब बद्रीनाथ जी कुछ इस तरह से दिखते थे कि बाल थे जो थोड़े लंबे थे और कंधे तक विराजमान होते थे, यहां तक कि वो जब बाहर आए थे तो उनकी कुछ इस तरह की झलक, इस तरह का एक पोज दिखा उन्हें। क्या दिखा कि एक खंबे के साथ वो अपना हाथ टिकाए हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने देखा। तो यही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई, यानी मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। जो चौधरी साहब, फिर से बता रहा हूं, चौधरी साहब वही है, बात एक ही है, प्रेमघन जी को ही कहा गया। चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए मतलब उनकी पहचान की गई कि कहां रहते हैं। मील 1.5 का सफर तय हुआ, मतलब हमने काफी तय सफर करके वहां तक पहुंच गए। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं, मतलब बहुत घनी लताएं थी, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, लताओं के जाल से आवृत था, भरा हुआ था। आवृत मतलब भरा हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया कि उस ओर ध्यान से देखते रहो। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया, कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे, मतलब बहुत से चक्कर हमने लगाए। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। क्या किया, इशारा किया कि कोई दिख रहा है। लता प्रतान के बीच, लता प्रतान यानी लताओं के जालों के बीच, यानी बहुत सारी लताएं थी ना, उनके बीच, प्रतान का मतलब वैसे फैलाव होता है, तो लता के फैलाव के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। वो मूर्ति कुछ इस तरह से थी, मूर्ति मतलब आदमी दिखाई पड़ा। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई, यानी गायब हो गई, यानी वो चले गए। बस यही पहली झांकी थी, यही पहला एक दृश्य था जो मैंने उपाध्याय जी के बारे में देखा। अब अगले पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, मेरा जो लगाव था वो और भी ज्यादा हो गया था। किसके प्रति, साहित्य के प्रति, लेखन के प्रति। मैं उसी को ही पढ़ता था, उसको थोड़ा बहुत लिख भी लेता था, लेकिन पढ़ने में ज्यादा मग्न रहता था। अब लेखक के पिताजी को बहुत चिंता होने लगी कि ये स्कूल की पढ़ाई छोड़कर ये किताबें पढ़ने में लगे रहते हैं, तो ये इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब स्कूल की पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। तो लेखक के पिताजी ने क्या किया, अब की बार वो पुस्तकें लाना ही बंद कर दिया। उन्होंने वो जो पुस्तकें ला रखी थी वो छुपा दी और नई पुस्तकें लाना बंद कर दिया। अब लेखक को तो था इंटरेस्ट, मजा आ रहा था इन चीजों में, अब वो एकदम से बंद कैसे हो जाए। तो वो क्या करने लगे, वो पुस्तकालय में जाके, लाइब्रेरी में जाकर, वहां जाकर पढ़ने लगे। अब वहां पर एक आदमी थे, पाठक जी वो रोज उनको देखते थे, किसको, उस बच्चे को, या यूं कह लो कि लेखक को, कि ये रोज आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि लेखक के पिताजी ने एक शादी अटेंड करनी थी, तो वो खुद तो गए नहीं, अपने बच्चे को भेज दिया किसी के साथ कि इसको ले जाओ वहां उस शादी। तो वहां पर वो जब गए तो वही जो लाइब्रेरी में उनको देखा करते थे पाठक जी, वो वहां पर भी उनको मिल गए।
जब वो मिले तो थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान पता चला कि भारतेंदु जी का जो घर है वो यहीं सामने ही है। उनको उन्होंने दिखाया भी। भारतेंदु जी जो लेखक के रोल मॉडल थे, एक तरह से रोल मॉडल, बहुत बड़े आदमी मानते थे वो, तो वो भारतेंदु जी जो कवि कह सकते हो, उनका घर दिखा दिया। अब लेखक के मन में इतनी प्रसन्नता, सिर्फ घर देखने से ही, भारतेंदु जी को नहीं देखा उन्होंने, लेकिन सिर्फ घर देखने से ही इतनी इमेजिनेशन कर ली उन्होंने, इतना अच्छा आनंद, इतना अच्छा अनुभव किया उन्होंने। ये सब बातें हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्यो ज्यो मैं सियाना होता गया, त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर, नूतन मतलब नया साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बा रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। मतलब ये भी बहुत बड़े आदमी थे जो मेरे पिताजी के सहपाठी रहे हैं। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहां आया करती थी, मतलब पिताजी ले आते थे। पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त यानी मन स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था, यानी वो पाठक जी का ही पुस्तकालय था। मैं वहां से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला, मतलब एक जगह का नाम है। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। मतलब वो पंडित जो लाइब्रेरी में दिखे थे मुझे, वो वहां से एक घर से निकलते हुए दिखाई दिए। पुस्तकालय में वो मुझे प्रायः देखा करते थे, इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए, यानी रुक गए। बात में यानी बात करते हुए मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कौतूहल दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। मतलब मुझे देखने में ही मजा आ रहा था। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते गए। बच्चों, पिताजी कौन सा ग्रंथ पढ़कर सुनाया करते थे सबको परिवार में? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आता है तो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते चले जा रहे हैं। आगे देखो, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र यानी बहुत जल्दी गहरी मैत्री के परिणत हो गया। अब इसका मतलब यह था कि जब मैंने एक झलक उनके घर की देखी तो मेरा भाव इतना गहरा हो गया, इतना मैत्री हो गया, मैत्री मतलब मित्रता पूर्वक हो गया, इतना गहरा मेरे मन में बस गया कि मैं अब उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। मतलब एक परिणत मतलब दूसरा रूप ले लिया, मतलब मेरे इमेजिनेशन ने एक अलग ही नजारा बना लिया था, वो मुझे अच्छा लग रहा था। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि जब मैं 16 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष में मेरे साथ कुछ मित्र भी जुड़ गए, यानी मेरे मित्र भी थे जो साहित्य के प्रति या लेखन के प्रति खूब लगाव रखते थे। मतलब ऐसे ही मेरे दोस्त थे। अब दोस्त ऐसे बन गए तो अब ऑब्वियस बात है कि वो हिंदी में ही बातचीत करते थे, और हिंदी में नहीं बल्कि शुद्ध हिंदी कहो, शुद्ध हिंदी में वो बातचीत करते थे। तो उनके जो आसपास के जो लोग थे वो अक्सर उनके अजीबोगरीब शब्दों को सुना करते थे, और खास तौर पे निस्संदेह, ये जो शब्द था ना शुद्ध हिंदी का, ये जरूर वो लोग सुना करते थे कि इनके मुंह से अक्सर निस्संदेह निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, यानी आसपास के लोगों ने उस मित्र मंडली, यानी लेखक के जो मित्र और लेखक खुद भी उसमें शामिल, उस मंडली का नाम ही रख दिया कि ये निस्संदेह मंडली है। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क यानी समान आयु वाले हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, यानी मेरे दोस्त बन गए। उनके नाम भी बताए हैं लेखक ने, क्या नाम थे, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, ये मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी, यानी लेखकों की मंडली कह सकते हो आप, लेखक के दोस्तों की मंडली में। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने और पढ़ने में हिंदी में ही हुआ करती थी, जिनमें निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहां कौन लोग रहते थे, वहां अधिकतर वकील थे, मुख्तियार यानी और अधिकारी लोग थे, कचहरी के अफसर थे, और अमलों की बस्ती थी, यानी और कर्मचारियों की बस्ती थी। अमलों का मतलब ऐसे लोगों के उर्दू कानों में, यानी वो अक्सर उर्दू ही बोला करते थे, सुना करते थे। तो ऐसे उनके जो उर्दू कान थे ना, उनमें हिंदी का आना थोड़ा हजम नहीं हो पा रहा था उनकी, तो अजीब सा लग रहा था उनको। तो उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निस्संदेह लोग रख छोड़ा था।
मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे, मतलब एक जज आ गए थे, मुसलमान थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं उधर जा निकला, मतलब उधर से ही गुजर रहा था। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है, मतलब अपने बेटे के बारे में कहा। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया था, मतलब मैं समझ गया था कि इनको हिंदी से बड़ा प्रेम होगा। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह है इस समय नहीं कह सकता, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय से और आज के समय में लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं, तो 30 वर्ष पहले की बात है, मुझे नहीं पता वो उस समय मेरी सूरत में ऐसा क्या था। अब अगले पैराग्राफ में चौधरी साहब की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि चौधरी साहब अपने आप में एक निराले व्यक्ति थे, बहुत रईस थे, बहुत से नौकर उनके पास थे, लेकिन उनकी जो बातें हुआ करती थी वो भी बहुत विलक्षण हुआ करती थी, अनोखी हुआ करती थी, अजीबोगरीब, मतलब ऐसी ऐसी बात कर जाते थे कि वो व्यंग्य भी होता था, हंसी मजाक भी हो जाती थी साथ साथ, और बहुत कुछ कह भी जाते थे। मतलब ऐसा मिश्रण था चौधरी साहब के शब्दों में, चौधरी साहब के व्यवहार में। तो ऐसे कुछ इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले। देखो, चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो ही गया था, मतलब इतना परिचय हो गया था कि उनके घर में आना जाना मेरा होता ही रहता था। कौन चौधरी साहब? मैं फिर बता रहा हूं, वही उपाध्याय जी, वही प्रेमघन जी, बात एक ही है। अब उनके यहां मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, अब तो हमारे लिए एक पुरानी चीज मतलब एक नॉर्मल चीज हो गई थी मेरे लिए। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था, मतलब ये दो चीजें मेरे साथ अक्सर उनके साथ रहते हुए होती थी। कौन सी चीज? प्रेम भी होता था और कुतूहल यानी हैरानी भी होती थी। प्रेम तो था ही। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, मतलब रईस कितने कैसे रईस? इस तरह के रईस कि उनके यहां पर वसंत पंचमी, होली, इस तरह के त्योहार जो होते थे, अवसर जो होते थे, इन पर उनके यहां खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, मतलब बहुत अनोखा अंदाज था उनका। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं, ये चौधरी साहब के बारे में है। एक छोटा सा लड़का, मतलब एक छोटा सा लड़का उनके साथ होता था, और जो क्या करता था, पान की तस्तरी यानी प्लेट लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छाट का क्या कहना है, बात की ऐसी काट छाट करते कि लोग देखते ही रहते, समझते ही नहीं, मतलब इतना निराला अंदाज था। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। विलक्षण मतलब अनोखा, और वक्रता मतलब टेढ़ापन, यानी एक व्यंग्य टाइप में होते करते थे। वो कुछ घुमा फिराकर ऐसी बात कह जाते थे कि लोगों को वो कई दिनों तक उनके साथ रहती थी। उनमें एक विलक्षण वक्ता रहती थी, उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था, बिल्कुल अलग। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था, मतलब अजीब सी बातें होती थी उनकी। उदाहरण भी दिए हैं, मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा, कुछ उदाहरण भी हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला, क्या निकला? कि अकारे बचा तो नहीं, मतलब क्यों रे, बचा तो नहीं होगा, ऐसा बात कहकर, मतलब एक तरह के व्यंग्य भी कर जाते थे। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता, अक्सर होता है ना, आपने भी देखा होगा कई लोगों के मन में, या कई लोग जब बातचीत करते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, क्यों साहब, इस तरह की, वो भी ऐसे ही बोलते थे। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे, मतलब पागल बनाते थे, पागल बना देते थे। 1 मिनट लगता था उनको, मतलब बातों ही बातों में सामने वाले को समझ ही नहीं आता था, और सामने वाले इंतजार करते थे कि हम भी चौधरी साहब को कब पागल बनाए, मतलब वो भी ऐसे ऐसी तरकीब सूझा करते थे, सोचा करते थे, लेकिन उनको पागल बनाना इतना आसान नहीं होता था। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ कि वे लोगों को प्राय बनाया करते थे, इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे कि कब उनको भी पागल बनाया जाए। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी मतलब परंपरा, पुरानी परंपरा के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वहां के ही रहने वाले थे, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। अब इनके बारे में 2 लाइन में लिखा हुआ है कि वो एक कविता लिख रहे थे, किसके बारे में? चौधरी साहब के बारे में ही। चौधरी साहब के बारे में कविता लिखते लिखते बीच में वो अटक गए, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या लिखूं। अचानक उन्होंने चौधरी साहब को एक खंबे के किनारे, जो जैसा मैंने चित्र में भी दिखाया था कि खंबे के किनारे वो एक हाथ रखे हुए खड़े हुए दिखाई दिए, और उनकी कविता वहीं पर ही पूरी हो गई। उन्होंने कुछ आखिरी लाइन सुनाई भी, वो क्या लिखी हुई थी वो भी देखना। एक दिन वे, वामनाचार्य गिरी के बारे में ही बात चल रही है, वे एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था, यानी वो कविता पूरी नहीं हो पा रही थी। चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित पूरा हो गया। कवित एक छंद का नाम होता है, मतलब एक तरह की कविता मान लो कि एक अचानक ही वो कविता पूरी भी हो गई।
जब उनको दिखाई दिए और वामन जी ने नीचे से वह कविता ललकारा, मतलब नीचे का जो चरण जो रह गया था वो जो बनाया उसको बोलकर बताया। क्या बोलकर बताया? जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। मतलब खंबा टेक कर तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई मुगल साम्राज्य की कोई नारी खड़ी हो। ऐसा कहकर एक कविता का अंश पूरा किया और थोड़ा मजाक सा अंदाज में उस कविता का एंड किया। तो ये बातें ऐसी चलती रहती थी। अब चौधरी साहब से एक आदमी मिलने आए, पंडित जी मिलने आए और उनसे वो हालचाल जाना। हालचाल के बाद पंडित जी ने जवाब दिया, दरअसल आज एकादशी का त्योहार है तो मैंने जल खाया है। अब चौधरी साहब को हैरानी हुई, जल खाया है, ये क्या बात हुई? जल कोई खाते थोड़ी है, पीते हैं। मतलब उन्होंने मन मन में सोचा, तो फिर उन्होंने मन मन में ऐसा सोचकर थोड़ा एक व्यंग्य कर दिया कि जल ही खाया है या फल पिया भी है, कोई फल फ्रूट या कुछ पिया भी है। तो ऐसा थोड़ा मजाक करते हुए बोले। और एक और भी मजाक करते हुए एक और बात भी हुई। एक और पड़ोसी आए उनसे मिलने चौधरी साहब से। दरअसल वो कंफ्यूज थे। क्या कंफ्यूजन थी उनको? कि उनको एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। जो चौधरी साहब से वो पूछने आए थे वो अर्थ था घन चक्कर शब्द का अर्थ हालांकि हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो चौधरी साहब ने थोड़ा मजाक के अंदाज में या कुछ भी कह लो उसको, व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक काम करना, सुबह एक कलम लेना और एक डायरी लेना, सुबह से लेकर रात तक जितने भी काम आपने किए हैं वो एक डायरी में नोट करते हुए चलना, और एंड में यानी रात हो जाए तब एंड में उसको पढ़ना, सुबह से लेकर अब तक के काम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि घन चक्कर होता क्या है। तो मतलब एक व्यंग्य करते हुए कुछ ऐसा ही अब लिखा हुआ है। देखिए, एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? फलाहार मतलब फल फ्रूट आदि कुछ पिया भी है। एक दिन एक और उदाहरण दिया है ऐसे ही कोई घटना का। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहां पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूं पर उसका ठीक अर्थ समझ ना आया। आखिर घन चक्कर के क्या मानी मतलब क्या मतलब है, उसके क्या लक्षण हैं? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, मतलब समझ में आ जाएगा घन चक्कर का। तो ऐसा ही कुछ कहकर व्यंग्य करते हुए बड़ा मजाक करते थे। एक और भी चौधरी साहब की खासियत थी कि वो, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, बहुत रईस थे। रईस इतने कि आपको एक घटना भी बताता हूं। उस घटना में क्या था कि एक लैंप जला हुआ था, वो जहां बैठे थे, अचानक उस लैंप से बहुत तेज आग निकलने लग गई। मतलब वो खराब हो गया था, साफ से पता चल रहा था, और वो थोड़ी देर टाइम के बाद वो टूट जाएगा, ये उनको पता था अगर वो बुझाया नहीं गया। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उनको चिंता नहीं थी कि मैं उसको बुझा दूं, या वो खड़े ही नहीं हुए, वो नौकरों को ही बुलाते रहे। नौकर थोड़ी सी लेट भी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे जब ये टूट जाएगा तब आओगे क्या? तो ऐसा कुछ कहकर, मतलब लेखक ये बताते हैं कि वो कितने रईस थे। वो इसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं। देखो, मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बा भगवान दास हालना, बा भगवान दास मास्टर, ये बा जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे इंग्लिश में भी होती हैं। इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण यानी हंसी मजाक वाली पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था। ये उस पुस्तक के बारे में लिखा हुआ था। इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। ये उसी के अंदर ही कहानी लिखी हुई है। लैंप की बत्ती एक बार भपकने लगी, मतलब बहुत तेज हो गई। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि भड़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, मतलब मैं ही कर देता हूं ये काम, चौधरी साहब खुद तो नहीं कर रहे हैं। पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया, मतलब मुझे जाने नहीं दिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाएगी तब चलत आओ, मतलब जब फूट जाएगी तब चल के आओगे। ये बात नौकर को कही। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, टूट ही गई आखिर। पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। मतलब वो पास में ही थे लैंप के, वो करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं किया उन्होंने। अब आखिरी में देखो, उपाध्याय जी, यानी वो वही उपाध्याय जी जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये 3 नामों से पुकारे गए हैं। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा भी करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। मतलब नागर जो भाषा हुई है वो अपभ्रंश यानी दूसरा रूप बदलकर, मतलब प्राकृत भाषा आती थी बहुत पहले, उसी का रूप बदलकर शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हो गई। शिष्ट यानी जो मैनर युक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, जेंटलमैन हैं, उनकी भाषा विकसित हो गई, वही नागरी कहलाई है। इस प्रकार वे
अच्छा, एक और बात भी कि मिर्जापुर को वो ऐसे लिखते थे, मिर्जापुर, यानी इस तरह से लिखा करते थे, जिसका अर्थ क्या करते थे वो, जिसका अर्थ होता था लक्ष्मीपुर। तो वो मिर्जापुर का अर्थ लक्ष्मीपुर इस तरह से वो माना करते थे। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शुक्ल जी को घर पर साहित्य वातावरण किसके कारण मिला? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। शुक्ल जी को घर पर साहित्य वातावरण किसके कारण मिला? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। अपने दादाजी के कारण, बी अपने गुरुजी के कारण, आप सी अपनी माताजी के कारण, और डी अपने पिताजी के कारण। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने पिताजी के कारण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चौधरी प्रेमघन साहब रहते थे, आपके ऑप्शन काशी में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रतापगंज में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेमघन जी की स्वभावगत विशेषताओं में थी, आपके ऑप्शन ए रहीसी, ऑप्शन बी बातों में वक्रता, ऑप्शन सी तबीयतदारी, डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। शुक्ल जी की मित्र मंडली का नाम उर्दू भाषी लोगों ने रख दिया था, क्या रखा था? आपके ऑप्शन संदेश मंडली, बी संदेह मंडली, सी निस्संदेह मंडली, डी भारतेंदु मंडली। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निस्संदेह मंडली। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी एक लिंक पर आपको सारा A to Z सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, और वो भी बिना भटके। तो बच्चों, जरूर देखना इस फ्री क्रैश कोर्स को। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।